हेलो एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू द पार्ट टू लेक्चर ऑफ डीएम। हम लोग प्रीवियस लेक्चर पे हम लोग जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पे थे और उसका हम लोग जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का रिएक्शन देख रहे थे। तो ये था, हमने जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल के बारे में यहाँ तक देख लिया था। देखते हैं हम लोग जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का रिएक्शन और फिर आगे। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल में क्या होता है? जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल एक एसिड बेस रिएक्शन है जिसमें जिंक ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ कंबाइन करके जिंक हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता है यूजेनॉल के साथ टू गिव जिंक यूजेनोलेट साल्ट एंड वाटर एज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगी दोनों टाइप ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल के लिए? 3 to 6 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होगी, 3 to 6 मिनट। फाइनल सेटिंग टाइम फॉर टाइप 1 एंड टाइप 2 इज, फाइनल सेटिंग टाइम जो होगी टाइप 1 के लिए लेस देन 10 मिनट होगी और टाइप 2 के लिए जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल की लेस देन 15 मिनट्स होगी। अब हम लोग जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करके हम लोग क्या बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल से सर्जिकल पेस्ट बनाते हैं। जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल को मॉडिफाई करके surgical paste modified zinc oxide eugenol with longer setting time can be used as surgical paste after some dental surgical procedures. Surgical paste modified zinc oxide eugenol जिसकी सेटिंग टाइम हमने बढ़ा दी है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक सर्जिकल पेस्ट के जैसे आफ्टर सम डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स, कुछ डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद, जैसे कि जिंजिवेक्टोमी में एज एन इंट्राओरल बैंडेज। तो एज एन इंट्राओरल बैंडेज हम कौन सा जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल यूज करेंगे? सर्जिकल पेस्ट जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल यूज करेंगे। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट वुंड सरफेस आफ्टर सर्जरी के बाद ये वुंड सरफेस को कवर और प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल। इससे हम लोग इंटर ऑक्लूजल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, इंटर ऑक्लूजल रिकॉर्ड लेते हैं बाइट रजिस्ट्रेशन पेस्ट से। एक और मॉडिफिकेशन क्या है जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल पेस्ट की? नॉन यूजेनॉल पेस्ट। इसमें हम लोग यूजेनॉल को रिप्लेस कर देते हैं इथॉक्सी बेंजोइक एसिड से। यूजेनॉल को नॉन यूजेनॉल पेस्ट में किससे रिप्लेस कर रहे हैं? इथॉक्सी बेंजोइक एसिड से, जो कि एक ऑर्गेनिक एसिड है। और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ पेशेंट जो होते हैं ना वो यूजेनॉल को लेकर सेंसिटिव होते हैं, यूजेनॉल उन पे इरिटेंट अफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए। अब ड्रॉबैक क्या है यूजेनॉल का? ये बर्निंग सेंसेशन कराएगा। टेस्ट एंड ऑडोर अनएक्सेप्टेबल हो सकता है कुछ पेशेंट के लिए। कुछ पेशेंट्स में ये एलर्जिक रिस्पॉन्स करवा सकता है इनिशिएट। लीचिंग ऑफ यूजेनॉल फ्रॉम सर्जिकल पेस्ट मे काउज द पेशेंट अ क्रोनिक गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस। ठीक है। जो यूजेनॉल सर्जिकल पेस्ट जिन पेशेंट्स को अप्लाई कर रहे हो उसमें से यूजेनॉल लीच आउट होगा जिससे क्रोनिक गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस हो सकता है पेशेंट को। ये था हमारा यूजेनॉल का ड्रॉबैक। अब हम लोग आगे की बाकी जो है इम्प्रेशन मटेरियल्स वो डेंटल पल्स से देख लेते हैं, साइनॉप्सिस में से। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग इम्प्रेशन मटेरियल को। इम्प्रेशन मटेरियल में पहले हम लोग देखेंगे पॉलीसल्फाइड्स। पॉलीसल्फाइड्स ऑल्सो नोन एज फर्स्ट डेंटल इलास्टोमर्स। तो फर्स्ट डेंटल इलास्टोमर क्या है आपका? पॉलीसल्फाइड। ये फर्स्ट डेंटल इलास्टोमर है। इसको हम लोग वुल्केनाइजिंग इम्प्रेशन मटेरियल भी कहते हैं, या फिर मरकैप्टन इम्प्रेशन मटेरियल भी कहते हैं, या थायोकॉल कहते हैं। Polysulfides contains lead oxide polymer that gives polysulfide its characteristics brown color. Polysulfide में brown color characteristics, brown color क्यों होता है? lead dioxide की वजह से होता है। The polymerization reaction is exothermic. Polysulfide का setting time कितना है? 8 to 12 minutes. Polysulfide का setting time होता है 8 to 12 minutes. इट शोज हाइएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन। पॉलीसल्फाइड्स जो हैं ये हाइएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करते हैं। ठीक है। सेटिंग टाइम इसकी 8 to 12 मिनट्स होती है। हाइएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है पॉलीसल्फाइड का। पॉलीसल्फाइड काउजेस लोएस्ट सेल डेथ काउंट, सो द बायो कंपैटिबिलिटी इज बेस्ट ऑफ पॉलीसल्फाइड। तो किस इम्प्रेशन मटेरियल का बायो कंपैटिबिलिटी बेस्ट होगा? पॉलीसल्फाइड का बायोकम्पैटिबिलिटी बेस्ट होता है क्योंकि ये लोएस्ट सेल डेथ इससे होता है। पॉलीसल्फाइड्स इकलौते इम्प्रेशन मटेरियल हैं डेट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इकलौता ओनली इम्प्रेशन मटेरियल डेट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज पॉलीसल्फाइड। पॉलीसल्फाइड हो गया हमारा। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन सिलिकॉन। ठीक है, ये रहा कंडेंसेशन सिलिकॉन।
कंडेंसेशन सिलिकॉन क्या है? इसको रूम टेम्परेचर सिलिकॉन भी बोलते हैं। हाईएस्ट क्योरिंग श्रिंकेज होती है ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय प्रोडक्ट। इनकी हाईएस्ट क्योरिंग श्रिंकेज किसकी होती है? कंडेंसेशन सिलिकॉन की। क्यों? इथाइल अल्कोहल एज अ बाय प्रोडक्ट इवापोरेट हो जाता है। इसको अवॉइड करने के लिए हमें पोर कर देना है अपने कास्ट को 30 मिनट के अंदर। कंडेंसेशन सिलिकॉन को लेटेक्स के साथ हैंडल करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज एडिशन सिलिकॉन्स या सीडोप्लास्टिक इम्प्रेशन मटेरियल। एडिशन सिलिकॉन्स होते हैं ना, इनकी क्योरिंग श्रिंकेज जो होती है वो लोएस्ट होती है। कंडेंसेशन सिलिकॉन में हाईएस्ट थी क्योरिंग श्रिंकेज, एडिशन सिलिकॉन में जो होती है क्योरिंग श्रिंकेज ये इसकी लोएस्ट होती है। लोएस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन, और परमानेंट डिफॉर्मेशन भी लोएस्ट होता है। इट शोज लीस्ट सेटिंग टाइम ऑफ ऑल द इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल। सारे के सारे इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन मटेरियल में सबसे कम सेटिंग टाइम किसका होगा? आपके एडिशन सिलिकॉन का। सबसे कम सेटिंग टाइम एडिशन सिलिकॉन का होगा। और लेटेक्स ग्लोव के साथ हैंडल करना इसको भी मना है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि सल्फर जो प्रेजेंट होता है ना नेचुरल लेटेक्स ग्लव्स में, वो इनहिबिट करता है सेटिंग ऑफ एडिशन सिलिकॉन इम्प्रेशन मटेरियल। ठीक है, क्योंकि ग्लव्स में लेटेक्स प्रेजेंट होता है उसके वजह से मना है उसको हैंडल करना लेटेक्स ग्लव्स के साथ। ये था हमारा एडिशन सिलिकॉन। अब आते हैं पॉलीईथर पे। पॉलीईथर के बारे में हम लोग 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है इसका? इट वॉज द फर्स्ट इलास्टोमर टू बी डेवलप्ड प्राइमरीली टू फंक्शन एज ए इम्प्रेशन मटेरियल। इसको हम लोगों ने डेवलप ही इसीलिए किया था सो डैट हम लोग इससे इम्प्रेशन ले पाए। बाकी जो सारे इम्प्रेशन मटेरियल है ना उनका कुछ अलग अलग फंक्शन था और वहाँ से अडेप्ट कर करके उनका हम लोग इम्प्रेशन का भी यूज लेने लगे। पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरा क्या? इट शोज हाईएस्ट सेल टॉक्सिसिटी एंड सो द बायो कंपैटिबिलिटी इज नॉट गुड। तो हाईएस्ट सेल टॉक्सिसिटी किसमें होगी? पॉलीईथर। पॉलीईथर शोज हाईएस्ट सेल टॉक्सिसिटी। इसकी बायो कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होगी। इट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ये हो गया हमारा पॉलीईथर, हमारा इम्प्रेशन मटेरियल। इतना हुआ। अब हम लोग देखते हैं जिप्सम प्रोडक्ट्स को। जिप्सम प्रोडक्ट्स में 5 टाइप के जिप्सम प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास। टाइप 1 में इम्प्रेशन प्लास्टर, टाइप 2 में मॉडल प्लास्टर, टाइप 3 इज डेंटल स्टोन। टाइप 3 को डेंटल स्टोन कहते हैं। ये तीनों टाइप आप याद रखना। टाइप 1 क्या है? जिप्सम प्रोडक्ट का इम्प्रेशन प्लास्टर। टाइप 2 मॉडल प्लास्टर। टाइप 3 डेंटल स्टोन। टाइप 4 में क्या है? क्लास 2 डेंटल स्टोन। टाइप 5 में डेंटल स्टोन विथ हाई स्ट्रेंथ। ये तो आप रिलेट करके याद कर लोगे, पहले के 3 याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सबका सेटिंग टाइम। टाइप 1 का सेटिंग टाइम होता है 4 to 5 मिनट्स। ठीक है, टाइप 2 का सेटिंग टाइम होता है और टाइप 3 का सेटिंग टाइम, उसके बाद सारे का सेटिंग टाइम सेम होता है 12 to 15 मिनट। सिर्फ टाइप 1 का सेटिंग टाइम होगा जिप्सम प्रोडक्ट में इम्प्रेशन प्लास्टर का 4 to 5 मिनट्स। उसके बाद टाइप 2 से लेकर 5 तक का जो सेटिंग टाइम होगा वो सेम होगा 12 to 15 मिनट्स, है ना। अब टाइप 1 का यूज क्या है? टाइप 1 इज यूज्ड एज फाइनल वॉश इंप्रेशंस। ये यूज्ड इन म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन टेक्निक। टाइप 1 से आप क्या लोगे? म्यूकोस्टेटिक इंप्रेशन टेक्निक से इंप्रेशन लोगे या फाइनल वॉश इंप्रेशन के काम आएगा। टाइप 2 का क्या काम है? मॉडल प्लास्टर का, टू फिल द फ्लास्क इन डेंचर कंस्ट्रक्शन। टाइप 3 डेंटल स्टोन से कास्ट्स बनाते हैं हम लोग। टाइप 4 डाई मटेरियल है। टाइप 5 इम्प्रूव्ड डाई मटेरियल है। ये हुआ हमारा जिप्सम प्रोडक्ट। इसके बाद हमें देखना है कंपोजिट, थोड़े और पॉइंट देखने के बाद आगे देखते हैं हम लोग कुछ और टर्म। साइन रेसिस। साइन रेसिस क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर और फ्लूइड विच विल लीड टू द श्रिंकेज ऑफ द जेल, दिस इज नोन एज साइन रेसिस। साइन रेसिस में क्या हो रहा है? किसी भी चीज से वाटर का लॉस होना है, साइन रेसिस। हाइड्रोकोलाइड्स लूज वाटर कंटेंट on standing in a dry atmosphere. The gel may lose water by evaporation from its surface or by exudation of fluid onto the surface of the gel. ठीक है, साइन रेसिस हमें समझ में आ गया। ब्रॉड में इम्बिबिशन क्या है? If a hydrocolloid gel is placed in water, it will absorb water and soils, and this phenomena is known as imbibition, which alter the original dimension of the gel. ठीक है, imbibition में क्या हो रहा है? वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगर इम्प्रेशन मटेरियल को क्या है। अगर एक
इज केमिकली एन ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक है ये, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकोलाइड extracted from some seaweeds, certain seaweeds, and is a sulfuric ester of a linear polymer of galactose. ठीक है, अगर को हम लोग सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं और ये केमिकली ऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकोलाइड है. ठीक है, इट इज अ म्यूकोस्टेटिक इलास्टिक रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल. ये म्यूकोस्टेटिक है और इलास्टिक रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इंप्रेशन मटेरियल है. In recent days, अगर are most widely used as duplicating materials to duplicate the cast. पहले हम लोग अगर यूज करते थे ईडेंचुलस आर्चेस का इंप्रेशन लेने के लिए, ईडेंचुलस आर्चेस के इंप्रेशन लेने के लिए, बट अब हम लोग रिसेंटली इसे क्यों यूज करते हैं? टू डुप्लीकेट द मटेरियल्स एज अ डुप्लीकेटिंग मटेरियल टू डुप्लीकेट द कास्ट. ठीक है, ट्रे मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई होता है अगर या फिर सिरिंज मटेरियल के फॉर्म में सप्लाई होता है. एगर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? एगर में एगर है, बोरैक्स है, पोटेशियम सल्फेट है, एल्काइल बेंजोएट है, डाई एटोमेशियस अर्थ है, पानी है, थाइमॉल है, ग्लिसरीन है, द कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट. एगर का क्या काम है? ये प्रोवाइड करता है डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्व के और कंटिन्यूस फाइब्रिल स्ट्रक्चर को. बोरैक्स जो है विस्कोसिटी को, जिप्सम हार्डनर, पोटेशियम सल्फेट जो है इसमें जिप्सम हार्डनर का काम करता है, और एल्काइल बेंजोएट जो है वो प्रिजर्वेटिव है. एल्काइल बेंजोएट इज प्रिजर्वेटिव इन अगर. डाई एटोमेशियस अर्थ जो है वो फिलर है अगर में. डाई एटोमेशियस अर्थ फिलर क्या है अगर में? डाई एटोमेशियस अर्थ है टू कंट्रोल द विस्कोसिटी, रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ. अब आते हैं एल्जिनेट इंप्रेशन मटेरियल पे. एल्जिनेट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डेंटल इंप्रेशन मटेरियल. अगर जो था वो रिवर्सिबल था. एल्जिनेट इज इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल विच सेट्स बाय केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एल्जिनेट जो है वो इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है एंड इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंप्रेशन ऑफ डेंचुलस आर्चेस. ठीक है, एल्जिनेट से इंप्रेशन लोगे आप डेंचुलस आर्चेस का इन द प्रिपरेशन ऑफ क्राउन्स, ब्रिजेस एंड प्रीलिम इंप्रेशंस ऑफ ई डेंचुलस आर्चेस इन द प्रिपरेशन ऑफ सीडी. तो अगर डेंचुलस आर्चेस का इंप्रेशन लेना है हमें तो क्या हम एल्जिनेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल एल्जिनेट यूज कर सकते हैं. एल्जिनेट जो है वो कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है? एल्जिनेट प्रिपेयर किया जाता है एक ब्राउन सीवीड एल्गी से. ठीक है, एल्जिनेट एल्गी से प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि एक ब्राउन सीवीड है और इट इज बेस्ड ऑन एल्जिनिक एसिड. ठीक है, यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ इंप्रेशन मटेरियल. अब हम लोग डेंटल सीमेंट्स शुरू करेंगे. हम लोग शुरू करेंगे डेंटल सीमेंट में कंपोजिट से. स्टार्ट करते हैं हम लोग कंपोजिट. कंपोजिट रेजिन जो है, कंपोजिट रेजिन कब डेवलप हुआ था? कंपोजिट रेजिन वर डेवलप, क्यों डेवलप हुआ था कंपोजिट रेजिन? कंपोजिट रेजिन डेवलप हुआ था to overcome the drawbacks of unfilled acrylic resins such as low mechanical properties and large polymerization shrinkage. कंपोजिट रेजिन डेवलप हुआ था, ठीक है, लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड लार्ज पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज से ओवरकम करने के लिए. एडवांटेज क्या है कंपोजिट का? एडवांटेज है कंपोजिट का इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, रिड्यूस्ड होता है पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज इसमें कम होता है, रिडक्शन इन थर्मल श्रिंकेज भी रिड्यूस्ड है, सुपीरियर एस्थेटिक्स, इजी टू मैनिपुलेट, एबिलिटी टू बी मोल्डेड एट रूम टेम्परेचर, बेटर वियर रेजिस्टेंस. ये सब आपके एडवांटेज हो गए कंपोजिट के. अब हम लोग कंपोजिट का डेफिनेशन देखते हैं. Composite refers to a three-dimensional combination of at least two or more chemically different materials. Composite क्या है? ये थ्री डायमेंशनल कम्बिनेशन है, एटलीस्ट दो या उससे ज़्यादा केमिकली डिफरेंट मटेरियल का, इनसॉल्युबल इन ईच अदर विथ डिस्टिंक्ट इंटरफेस सेपरेटिंग द कंपाउंड, जो एक दूसरे में इनसॉल्युबल होते हैं और डिफरेंट इंटरफेस में कंपाउंड सेपरेटिंग द कंपाउंड, या फिर आप ऐसे कह लो कि सब जो अलग अलग केमिकली डिफरेंट कंपोनेंट मटेरियल्स है ना, उन सब की अपनी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो इसमें आकर कंपोजिट में आकर और रिफाइन हो जाती है और बढ़ जाती है और सुपीरियर एडवांटेज हमें मिलता है सारे मटेरियल्स का. बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है कंपोजिट के जो, लेकिन रिसेंट क्लासिफिकेशन है ना वो फिलर पार्टिकल्स के साइज पे है और एप्लीकेशन पे बेस्ड है. वो है बिस GMA विदाउट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, जैसे कि यूरिथेन डाइमिथाइक्रेलेट एंड पॉलीफ्लोरिनेटेड पॉलीमिथाइल मिथाइक्रेलेट. जो कंपोजिशन क्या है इनके? कंपोजिशन में आते हैं ऑर्गेनिक रेजिन फेज. कंपोजिशन में एक आता है ऑर्गेनिक रेजिन फेज जिसमें मैट्रिक्स बन रहा है,
इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल फेज डिस्पर्स्ड इन रेजिन मैट्रिक्स टू इंक्रीज स्ट्रेंथ, हार्डनेस एटसेट्रा। एंड इंटरफेशियल फेज, इन सबको भी आगे हम लोग डिफाइन करेंगे बहुत अच्छे से। इंटरफेशियल फेज कपलिंग और कीइंग एजेंट, एडेसिव एजेंट दैट प्रमोट्स एटेशन बिटवीन फिलर्स एंड रेजिन मैट्रिक्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। ये था हमारा कंपोजिशन ऑर्गेनिक रेजिन। तो देखते हैं ऑर्गेनिक रेजिन क्या है। ऑर्गेनिक रेजिन फेज मैट्रिक्स। Organic resin phase matrix has high molecular weight monomer. It is high molecular weight monomer. For example, bisphenol glycidyl methacrylate जैसे कि bis GMA. Resin was first developed by Dr. Bowen and hence it is termed as Bowen's resin. Resin को पहली बार Dr. Bowen ने डेवलप किया था और इसे हम लोग Bowen's रेजिन बोलते हैं। रेजिन की पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो होती है वो 5% होती है। ड्रॉबैक्स क्या है ऑर्गेनिक रेजिन फेज मैट्रिक्स का? Highly viscous due to 2 benzene rings and hydroxyl groups, high water sorption and low molecular weight monomer. दूसरा कंपोजिशन क्या था हमारा? दूसरा था इनऑर्गेनिक फिलर्स या डिफरेंट फिलर्स में इनऑर्गेनिक फिलर फेज। इसमें फिलर्स आर हार्ड एंड फाइन पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, बीड, सिलेंडर्स हैविंग हाई स्ट्रेंथ एंड केमिकल इनर्टनेस। इनऑर्गेनिक फिलर मटेरियल्स ग्राउंड क्वार्ट्ज, प्रिसिपिटेटेड और pyrolectic silica, aluminum silicate, lithium aluminum silicate, barium glass etc. By adding the filler to the resin matrix, material strength and other properties improve if the filler particles are well bonded to the matrix. filler particle का फायदा क्या है? filler particles add करने से जो मटेरियल रेजिन मैट्रिक्स है ना उसकी स्ट्रेंथ और दूसरी प्रॉपर्टीज इंप्रूव होती है। नोट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हैं कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट में रेजिन मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ बिस जीएमए दैट इज बिस्फेनॉल ग्लाइसिडाइल मेथाइक्राइलेट। रेजिन मैट्रिक्स में क्या होता है? रेजिन मैट्रिक्स में होता है बिस जीएमए एंड टेक डीएमए। बिस जीएमए का मतलब है बिस्फेनॉल ग्लिसिडाइल मेथाइक्राइलेट एंड ट्राई इथाइलीन ग्लाइकॉल डाइमेथाइक्राइलेट। टेक डीएमए इज यूज्ड एज अ विस्कोसिटी कंट्रोलर। कंपोजिशन में जो रेजिन मैट्रिक्स है, रेजिन मैट्रिक्स में क्या क्या है? बिस जीएमए और टेक डीएमए। ठीक है। फिलर्स, जो कंपोजिट के फिलर्स हैं उसमें सिलिका का यूज होता है। एडिशन ऑफ फिलर्स स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, हार्डनेस, एब्रेजन रेजिस्टेंस और डिक्रीज करेगा पॉलीमराइजेशन, श्रिंकेज एंड वाटर सॉर्प्शन को। अब हम लोग आते हैं कपलिंग एजेंट पे। कपलिंग एजेंट क्या होगा कंपोजिट का? कंपोजिट का कपलिंग एजेंट होगा ऑर्गेनोसिलिकेट एंड जिरकोनेट्स, टाइटेनेट्स। दे बॉन्ड द फिलर पार्टिकल्स टू द रेजिन मैट्रिक्स। कपलिंग एजेंट का काम क्या है? कपलिंग एजेंट का काम है फिलर पार्टिकल्स जो हैं उनको बाइंड करके रखना, उनको बॉन्ड बनाना। नाम ही है ना कपलिंग एजेंट, दो चीजों को जोड़ रहा है। तो जो फिलर पार्टिकल्स है ना उनको बॉन्ड करने का काम है हमारा कपलिंग एजेंट का रेजिन मैट्रिक्स में। इनहिबिटर क्या क्या है? इनहिबिटर जो होगा कंपोजिट में वो है हाइड्रोक्विनोन। इनहिबिटर जो है कंपोजिट का वो है हाइड्रोक्विनोन। ये प्रिवेंट करता है प्रीमैच्योर पॉलीमराइजेशन को। ये प्रिवेंट करता है प्रीमैच्योर पॉलीमराइजेशन को कंपोजिट में। ओपेसिफायर एंड कलरिंग पिगमेंट क्या है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कंपोजिट का जो है ओपेसिफायर या कलरिंग पिगमेंट जो इसको टूथ कलर देगा वो है टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड opacifiers. कपलिंग एजेंट बिटवीन फिलर पार्टिकल्स एंड रेजिन विनाइल सिलेन। और कपलिंग एजेंट का एग्जांपल क्या है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ऑर्गेनोसिलेन एंड जिरकोनेट्स, ऑर्गेनोसिलेन एंड जिरकोनेट्स, विनाइल सिलेन। ठीक है। कपलिंग एजेंट फिलर पार्टिकल्स के बीच विनाइल सिलेन होगा या ऑर्गेनोसिलेन या जिरकोनेट्स, जिरकोनेट और टाइटेनेट्स। टू इंक्रीज रेडियो ओपेसिटी ऑफ कंपोजिट एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एडेड। रेडियो ओपेसिटी कंपोजिट की बढ़ाने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन कंपोजिट टू प्रोवाइड ओपेसिटी? टाइटेनियम ऑक्साइड। ओपेसिटी के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड और सेम ही है, और रेडियो ओपेसिटी के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो फिलर के ऐड करने से क्या प्रॉपर्टी इनहेंस होगी? मैकेनिकल प्रॉपर्टी, रिडक्शन होगा कोट में कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज में रिडक्शन होगा, लेस हीट इवॉल्व ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन एंड बेटर एस्थेटिक्स। रेडियो ओपेसिटी के लिए बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ग्लासेज आर यूज्ड। रेडियो ओपेसिटी के लिए बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ग्लासेज यूज करते हैं विच फैसिलिटेट द डायग्नोसिस ऑफ रिकरेंट केरीज एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटीज। ठीक है। रेडियो ओपेसिटी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। और इनका काम क्या है?
ये डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं रिकरेंट केरीज के एंड पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटीज के। ये हमने पढ़ लिया यहाँ रेडियो ओपेसिटी में। एक तो आपने पढ़ा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ साथ बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ग्लासेस भी, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड्स भी, ठीक है। अब आता है इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट 30 to 70% बाय वॉल्यूम और 50 to 80% बाय वेट ऑफ कंपोजिट। इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स कितने डालते हैं हम लोग? 30 से 70% बाय वॉल्यूम या 50 to 80% बाय वेट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट बेस्ड ऑन फिलर पार्टिकल साइज। फिलर पार्टिकल साइज के बेसिस पे कंपोजिट का क्लासिफिकेशन, तो जिसमें से जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने ले लिया है। ट्रेडिशनल कंपोजिट में क्या होगा? हाई स्ट्रेस एरिया में हम लोग यूज़ करते हैं। ट्रेडिशनल कंपोजिट को हम लोग हाई स्ट्रेस एरिया में यूज़ करते हैं। हाइब्रिड लार्ज पार्टिकल्स वाले कंपोजिट को हाइब्रिड लार्ज पार्टिकल्स वाले कंपोजिट का यूज़ क्या है? ये भी हाई स्ट्रेस एरिया जहाँ स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो और इम्प्रूव पॉलिशेबिलिटी की ज़रूरत हो वहाँ, जैसे कि क्लास 1, 2, 3 और 4 केरीज में हम लोग हाइब्रिड लार्ज पार्टिकल्स कंपोजिट का यूज़ करते हैं। हाइब्रिड मिड फिलर पार्टिकल्स का यूज़ कहाँ करते हैं? क्लास 3 and 4 में। हाइब्रिड मिड का हम लोग 3 and 4 में करते हैं। होमोजीनस माइक्रोफिलर ये लो स्ट्रेस एंड सब जिंजाइवल एरियाज में हम लोग करते हैं जहाँ हाई लस्टर या पॉलिश की ज़रूरत होती है। होमोजीनस माइक्रोफिलर क्लासिफिकेशन वाले कंपोजिट हम लोग लो स्ट्रेस या सब जिंजाइवल एरियाज में फिल करते हैं जहां हमें लस्टर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, पॉलिश सरफेस दिखने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। नैनो कंपोजिट नैनो फिलर कंपोजिट हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? लो एंड हाई स्ट्रेस बियरिंग एरियाज दोनों में। अब जो हमने अभी क्लासिफिकेशन पढ़ा उसमें क्या पढ़ना था? जो हमने पढ़ा मैक्रो, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कंपोजिट, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है ना विद ग्राउंड ग्लास फिलर्स ऑफ पार्टिकल साइज 8 to 12 माइक्रोमीटर, 8 to 12 माइक्रॉन, 8 to 12 माइक्रॉन होता है, ठीक है। पार्टिकल्स का साइज 8 to 12 माइक्रॉन होगा ट्रेडिशनल कंपोजिट में। स्मॉल पार्टिकल्स कंपोजिट में क्या होता है? कंटेनिंग ग्राउंड क्वार्ट्ज या बेरियम ग्लास। जो स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट होते हैं ना उनमें ग्राउंड क्वार्ट्ज होता है या बेरियम ग्लास होता है। एडवांटेज क्या होता है स्मॉल पार्टिकल कंपोजिट का? गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विथ बेटर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विथ बेटर फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। माइक्रोफिल्ड कंपोजिट आर कंटेनिंग कोलाइडल सिलिका ऑफ पार्टिकल साइज 0.04 to 0.6 माइक्रॉन, ठीक है। माइक्रोफिल्ड कंपोजिट जो होते हैं उनमें जो पार्टिकल साइज होगा 0.04 से 0.6 होगा। एडवांटेज easy to obtain, excellent polish, maintain smooth surface and good aesthetics। माइक्रोफिल्ड में क्या होगा? एक्सेलेंट पॉलिश सरफेस हमें मेंटेन करने को मिलेगा, स्मूथ सरफेस होगा और एस्थेटिक बहुत अच्छी होगी। हाइब्रिड कंपोजिट कंटेनिंग 2 different types of filler particles जो कि है कोलाइडल एंड बेरियम। हाइब्रिड कंपोजिट में क्या होता है? 2 different टाइप के फिलर पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल सिलिका और बेरियम ग्लासेस, और दोनों होते हैं डिफरेंट साइज के। इससे क्या हो रहा है? हमें हायर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड पॉलिशेबिलिटी दोनों मिल रही है। माइक्रोफिल्ड हो गया, हाइब्रिड में 2 कौन से? कोलाइडल एंड बेरियम। अभी हम लोग वहां पढ़ रहे थे कपलिंग एजेंट। एडहेसिव बॉन्डिंग बिटवीन फिलर एंड रेजिन इज प्रोड्यूस बाय कपलिंग एजेंट, ठीक है। किसके बीच? फिलर और रेजिन के बीच जो है कपलिंग एजेंट बॉन्डिंग बनवाता है। मोस्ट कॉमन कपलिंग एजेंट यूज्ड इन द कंपोजिट रेजिन इज, ये वाला रहने दो, टाइटेनेट्स, जिरकोनेट्स, विनाइल सीलेंस एंड विनाइल सीलेंस जो अर्लियर यूज होता था, और बाकी 2 पीछे मैंने बताया है कपलिंग एजेंट वो, और टाइटेनेट, जिरकोनेट्स और विनाइल सीलेंस जो है वो पहले यूज होता था। कलर पिगमेंट्स जो कंपोजिट को देगा आपका टीथ कलर वो बेरियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। It provide a natural appearance similar to patient teeth. Dental composite must have visual shading and translucency. Coloring pigments में metal oxides in minute quantities such as barium oxide, titanium oxide, aluminum oxide, etc. are used. ये इंपॉर्टेंट है। केमिकली क्योर्ड कंपोजिट रेजिन श्रिंकेज इज टुवर्ड्स द सेंटर। जो केमिकली क्योर्ड कंपोजिट रेजिन है उनकी श्रिंकेज कहाँ होगी? सेंटर के साइड होती है, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। इसलिए हमें कैविटी को स्लाइटली ओवरफिल करना होगा क्योंकि श्रिंकेज जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है हमारा। केमिकली
क्योर्ड कंपोजिट रेजिन में, केमिकली क्योर्ड कंपोजिट रेजिन श्रिंकेज में जो है वो किस साइड को श्रिंक करता है, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के साइड को, इसीलिए हमें कैविटी को स्लाइटली ओवरफिल करना होता है। वेयर एज इन द केस ऑफ विजिबल लाइट क्योर्ड, है ना, विजिबल लाइट क्योर वाला जो कंपोजिट होगा, कंट्रैक्शन इज टुवर्ड द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ रेस्टोरेशन क्लोजेस्ट टू द लाइट सोर्स, एक्सटर्नल सरफेस के साइड होगा, मार्जिन के साइड होता है। लाइट क्योर्ड वाले में मार्जिन के साइड श्रिंकेज होगा, जब तक केमिकल क्योर वाले में यहां बताया है किधर होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट रेजिन, कंपोजिट रेजिन की जो बायो कंपैटिबिलिटी पल्प के साथ है ना, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती है। इसे हमेशा इट रिक्वायर्स पल्प प्रोटेक्टिंग एजेंट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। बायो कंपैटिबिलिटी कंपोजिट की पल्प के साथ सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, एंड इट रिक्वायर्स पल्प प्रोटेक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस लगाकर हम लोग पल्प प्रोटेक्शन करते हैं। अदर रीजन फॉर इरिटेशन आर पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज लीडिंग टू मार्जिनल लीकेज। कंपोजिट में पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज होता है जिसकी वजह से मार्जिनल लीकेज होगा। एंड एसिड एच टेक्निक, जिसमें हम लोग 37% फॉस्फेरिक एसिड यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस एचिंग हो रही है, बैड टेस्ट होगा ओरल कैविटी में एटसेट्रा। कंसंट्रेशन ऑफ रेसिडुअल मोनोमर एट द फ्लोर ऑफ कैविटी, ठीक है। रेसिडुअल मोनोमर की जो कंसंट्रेशन है वो कैविटी में हमें देखने को मिलती है। जो प्रॉपरली पॉलीमराइज कंपोजिट होते हैं ना, वो रिलेटिवली बायोकम्पैटिबल होगा, लेकिन अनपॉलीमराइज जो कंपोजिट मटेरियल है ना, वो पोटेंशियली साइटोटॉक्सिक होते हैं। जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वाले कंपोजिट रेजिन है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था, उसके फिलर पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज फिलर फॉर दिस टाइप आर एमॉर्फस सिलिका या क्वार्ट्ज सिलिका। जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल होते हैं उसके लिए जो फिलर होता है वो एमॉर्फस या क्वार्ट्ज होता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग में डिफिकल्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज फिलर पार्टिकल्स विच आर हार्डर देन द मैट्रिक्स, ठीक है। ड्यूरिंग फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग अटेम्प्ट सॉफ्टन मैट्रिक्स इजिली गेट रिमूव्ड एंड द हार्डर सिलिका फिलर्स आर प्लग्ड आउट एंड लॉस्ट, हेंस सरफेस बिकम्स मोर रफ। जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल होते हैं लार्ज फिलर साइज वाले के सरफेस ज्यादा रफ हो जाते हैं। टेंडेंसी टू डिसकलर बाय सरफेस स्टेनिंग इज ड्यू टू रफ सरफेस आफ्टर फिनिशिंग। जो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वाले होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है सरफेस स्टेनिंग की, क्यों, क्योंकि वहां पे रफ सरफेस प्रोड्यूस हो जा रहा है प्लकिंग आउट होने की वजह से लार्ज फिलर पार्टिकल्स का। अब हमें इसको स्मूथ सरफेस ऑब्टेन करना है, तो फ्रॉम अ रफ सरफेस बाय यूजिंग अ ग्लेजिंग एजेंट दैट इज अनफिल्ड बिस जीएमए। अनफिल्ड बिस जीएमए ग्लेजिंग एजेंट यूज करके हम लोग एक स्मूथ शाइनी सरफेस प्रोड्यूस करा सकते हैं। स्ट्रेंथ इंफीरियर टू अमलगम एंड पोस्टीरियर कंपोजिट रेस्टोरेशन। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है अमलगम से इंफीरियर होती है। ये एडिशनल पॉइंट्स थे कुछ क्लासिफिकेशन में। जो स्मॉल पार्टिकल फील्ड कंपोजिट है ना, उनमें जो फिलर्स का साइज होता है वो 1 to 5 माइक्रोन मीटर होता है। स्मॉल फील्ड पार्टिकल साइज में जो फिलर पार्टिकल का साइज होता है 1 to 5 माइक्रोमीटर होता है। इट फैसिलिटेट्स अ हाई फिलर लोडिंग। मेनली इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द, ये स्मॉल पार्टिकल फील्ड कंपोजिट हमने क्यों इन्वेंट किए, टू इम्प्रूव द सरफेस स्मूथनेस। ये सरफेस स्मूथनेस प्रोवाइड करते हैं एंड रिटेन और इम्प्रूव द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेडिशनल कंपोजिट। 80 to 90% weight filler particle is barium glass और quartz is used as filler। हाँ, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, ड्यूरेबिलिटी नहीं होती क्योंकि ये फिलर पार्टिकल जो है ना वो सॉफ्ट है और लीचिंग के लिए हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ज़्यादा प्रोन है, लीच आउट हो जाएंगे, इसलिए लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। हमारे स्मॉल पार्टिकल फील्ड कंपोजिट में लॉन्ग टर्म सर्विस नहीं है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन में डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय होंगे। ये जो माइक्रोफील्ड कंपोजिट हमने पढ़ा, वहां पे 0.04 to 0.6 माइक्रोन मीटर होता है फिलर साइज इसका। कॉमन फिलर जो इसमें यूज होगा वो है कॉलाइडल सिलिकॉन फिलर 35 to 60% बाय वेट यूज हो रहा होगा। Different techniques are used to increase the filler load in this. Most likely used technique is to add organic fillers. ठीक है, by adding these organic fillers, the total filler content can be boosted up to 80% by weight or 60% by volume. Now hybrid composites.
हाइब्रिड कंपोजिट्स कंसिस्ट ऑफ टू काइंड ऑफ फिलर पार्टिकल्स, जो कि कॉलाइडल सिलिका एंड बेरियम है, ये हमने पढ़ा। फिलर पार्टिकल साइज वेरीज फ्रॉम 0.6 to 1 माइक्रोन मीटर। फिलर पार्टिकल की साइज हाइब्रिड में कितनी होगी? 0.6 to 1 माइक्रोन मीटर। द माइक्रोफिलर्स कॉलाइडल सिलिका कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो, ठीक है, बेरियम ग्लासेस हेवी मेटल आर सफिशिएंट फॉर रेडियोग्राफिक डिटेंशन। रेडियोग्राफिक डिटेंशन के लिए हमने क्या चाहिए? बेरियम ग्लासेस चाहिए, सेकेंडरी केरिस के और अदर डायग्नोस्टिक केस के। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या? वाइडली यूज्ड फॉर एंटीरियर रेस्टोरेशन इंक्लूडिंग क्लास 4 कैविटीज बिकॉज ऑफ देयर सरफेस स्मूथनेस एंड रीजनेबली गुड स्ट्रेंथ है। जो हाइब्रिड वाले हम लोग एंटीरियर में यूज करेंगे। Mechanical properties are slightly inferior to that of small particles filled composite, yet widely used for stress bearing areas. इस फिर भी हम लोग stress bearing areas में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज डायरेक्ट पोस्टीरियर कंपोजिट या डेंस कंपोजिट। Resins develop with improved mechanical properties for restoration of posterior teeth, which could also give good aesthetics. ऐसे रेजिन जिसको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जिसकी इंप्रूव कराई है हमने पोस्टीरियर में रेस्टोरेशन के लिए, और उसके साथ साथ एस्थेटिक भी अच्छा देगा, स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट पोस्टीरियर कंपोजिट या डेंस कंपोजिट। फिलर लोड इसकी 60 to 90% बाई वेट है। एज अ फिलर कंटेंट इज मोर, इट इज कॉल्ड डेंस कंपोजिट। फिलर कंटेंट इसमें ज्यादा है, इसलिए इसको हम लोग डेंस कंपोजिट बोलते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पोस्टीरियर कंपोजिट आर इन्फीरियर टू अमलगम। इन्फीरियर होती है इसकी प्रॉपर्टीज अमलगम से। दैट्स इट फॉर कंपोजिट, इतना ही था कंपोजिट में। आगे हम लोग डायरेक्ट फिलिंग गोल्ड एक्सेट्रा सब कुछ ही देखेंगे डीएम में। आप कंपोजिट ठीक से कर लेना, बाकी और कुछ हम लोग देखते हैं डेंटल मटेरियल में और कैसे अच्छे से हम लोग कर सकते हैं कंप्लीट, ज़्यादा यील्ड के साथ, ज़्यादा एडवांटेज के साथ। अभी के लिए इतना ही, और प्रैक्टिस वेल, रिवाइज मोर। थैंक यू।